Hello guys, welcome to my channel. This is Sania. Today we are complete C3 cycle. This is very important for NEET and we complete this topic in this video. So please we are continue here. We learned that the product of light reaction are ATP and NADPH and O2. हमें ये पता है लाइट रिएक्शन से ATP NADH NADPH and O2 बनता है. Of this O2 diffuse and chloroplast while ATP and NADPH use in drive to process of synthesis of food. O2 जो है वो क्लोरोप्लास्ट के बाहर निकल जाता है, लेकिन ATP और NADPH बाहर नहीं निकलता, फूड बन जाता है. एक्यूरेटली अगर हम कहना चाहें तो शुगर बन जाती है. दिस इज अ बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये हम इसे बायोसिंथेटिक फेज कहेंगे फोटोसिंथेसिस की. दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन अगर आपने पढ़ रखी हो तो आपको पता होगा लाइट रिएक्शन क्या है. लाइट रिएक्शन जो होती है ना वो लाइट पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन ये जो है प्रोसेस C3 साइकिल एंड C4 साइकिल ये लाइट रिएक्शन नहीं है, ये डार्क रिएक्शन है जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड है. लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड है पर लाइट पे डिपेंड नहीं है. ओके, लाइट रिएक्शन अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको वो भी इसमें लर्न करवा दूँगी. ओके, नाउ वी मूव टू अवर टॉपिक. ओके, it's not depend on product, it's not depend on light but depend on product. Okay, ATP and NADPH besides CO2 and H2, ये जो चारों थिंग्स हैं ये इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं. कुछ निकलता है और कुछ आता है, कुछ रिलीज़ होता है, कुछ बनता है. CO2 आएगा, फिक्सेशन होगी, NADPH से शुगर निकलेंगी, O2 रिलीज़ होगा. ओके, यू मे वंडर हाउ दिस वेरीफाई. आपको ये क्वेश्चन आएगा कहाँ से, ये प्रोसेस कब होती है. सिंपल, इमीडिएटली आफ्टर अ लाइट रिएक्शन इज अनअवेलेबल. आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है अवेलेबल और अनअवेलेबल. डायरेक्ट रिएक्शन कब होती है, लाइट अवेलेबल और अनअवेलेबल. तो आपको ये पता होना चाहिए. अनअवेलेबल में हो सकती है नीट में क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस. ओके, द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर द सम टाइम्स एंड देन स्टॉप्स. कुछ वक्त के लिए बायोसिंथेसिस प्रोसेस ये शुरू रहती है फिर बंद हो जाती है. इफ़ देन लाइट इज़ मेड अवेलेबल, जब लाइट अवेलेबल होगी तो लाइट रिएक्शन चालू हो जाएगी. डार्क रिएक्शन कब होती है, लाइट रिएक्शन ख़त्म हो गई, डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगी. कैन वी हिंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज और डार्क रिएक्शन. यस ऑफकोर्स, यही तो है, हमें यही देखना है. बायोसिंथेसिस रिएक्शन एंड बायोसिंथेसिस फेज एक ही है, डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेसिस फेज एक ही है. ओके, लेट अस नाउ सी ATP एंड NADPH यूज इन द बायोसिंथेटिक फेज. अब हमें ये देखना है कि हमारा ATP और NADPH हमारे बायोसिंथेटिक फेज में कहाँ यूज़ होता है. ओके, we saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce CH2ON. और शुगर्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, CH कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को शुगर कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. हमें CO2 कंबाइन वाटर के साथ हो कि वो एक H2O CH2O बनाता है और शुगर्स बनाता है जो फूड है किसका, प्लांट्स का. ओके, इफ़ व्हाट इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड. उस टाइम पर साइंटिस्ट को इंटरेस्ट आया कि भाई ये प्रोसेस कैसी होती है, तो साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला फॉर अदर व्हाट द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन CO2 इज टेकन इनटू अ रिएक्शन और फिक्स्ड. उन्होंने ये फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर ढूंढ निकाला कि C3 साइकिल में, अभी तो उनको साइकिल पता ही नहीं थी, लेकिन वो प्राइमरी एक्सेप्टर उन्होंने ढूंढ निकाला कि क्या होता है. CO2 को पहले कौन एक्सेप्ट करता है, अपने क्लोरोप्लास्ट में कौन एक्सेप्ट करता है, ये उन्होंने ढूंढ निकाला. जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद उन्होंने ये ढूंढ निकाला. ओके, among the several effects to put radioisotopes and beneficial use. radioisotopes का इसमें beneficial use है. the work of Melvin Calvin is explained. Melvin Calvin ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में जो आइसोटॉप्स यूज़ हुए उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है. उन्हें पता चला द यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप 14 बाय हिम इज algal photosynthesis study lead to a discovery the first CO2 fixation product. रेडियो एक्टिव कार्बन 14 जो है उस पर अलगल फोटोसिंथेसिस उन्होंने होती हुई देखी, तो उन्हें समझ में आया कि जो कार्बन का फिक्सेशन होता है तो वो प्राइमवर्स 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड में होता है. फिक्सेशन कौन करता है,
कार्बन का सी कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। ओके, फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर उनको पता चल गया यहाँ कौन है, सी ऑर्गेनिक 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। ओके, वी आल्सो कंटिन्यू ही आल्सो कंट्रीब्यूट टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे। अब उन्हें पता चल गया है कि प्राइमरी जब क्लोरोप्लास्ट है उसमें CO2 आया तो उसको फिक्स करने के लिए 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट जो है वो उसका प्राइमरी एक्सेप्टर है, उसको फिक्स करता है। तो अब उनका इंटरेस्ट और बढ़ा कि वो जाने कि कैसे आगे की प्रोसेस होती है, तो उन्होंने पूरी बायोसिंथेटिक प्रोसेस ही ढूंढ निकाली है। इस कॉलर कैल्विन साइकिल, साइंटिस्ट का नाम कैल्विन है तो उन्होंने अपने नाम से ही कैल्विन साइकिल रख दिया आफ्टर हिम। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई वॉज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो C3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इन शॉर्ट PGA बन गया। ओके, फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड था प्राइमरी प्रोडक्ट। आपको एक्सेप्टर प्रोडक्ट ऐसी चीज़ों पे बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, क्वेश्चंस इसी से आते हैं। जो प्राइमरी एक्सेप्टर था वो 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड और जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इन शॉर्ट PGA। ओके, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में भी लिखा है डायरेक्ट रिएक्शन इज कॉल्ड अ बायोसिंथेटिक फेज इन स्ट्रोमा। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो आपको अच्छे से पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में या मैं आपको वो भी स्ट्रक्चर अच्छे से बता दूंगी। स्ट्रोमा में होती है प्रोसेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। मेल्विन कैल्विन यूज रेडियो आइसोटोप्स कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव है ऑन अलगर फोटोसिंथेसिस। अलगर पर ये फोटोसिंथेसिस हुई तो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो बना हमारा वो 3 कार्बन PGA ऑर्गेनिक एसिड। ओके, PGA उसको फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट जो है ये है ऑर्गेनिक PGA। ओके, scientists also tried to know whether all plants have PGA as the first product of CO2 fixation। साइंटिस्ट ने पता लगाने की कोशिश की कि सारे जो प्लांट्स है वो PGA ही फर्स्ट उसका प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन का, क्या फिर कुछ और भी होता है जो बनता है। एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ओवर वाइल्ड रेंज ऑफ द प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके बाद पता चला कि फर्स्ट प्रोडक्ट कुछ प्लांट्स में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी होता है जिसे उन्होंने बाद में नाम रखा C4 पाथवे। और फिर वहीं से 2 ग्रुप्स पड़ गए, C3 एंड C4। मैंने शॉर्ट में लिखा है CO2 प्लस फर्स्ट एक्सेप्टर RUBP फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 PGA, ये C3 साइकिल का है। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 PGA, C3 साइकिल ओनली इन C3। ओके, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 4 कार्बन वाला है ये कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड C4 साइकिल। इसमें दोनों साइकिल्स होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बंडल ऑफ शीट सेल में C4 साइकिल होती है। आपको लेक्चर जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। C3 साइकिल प्लस C4 बोथ इसमें होते हैं, मीजोफिल में होता है। C4 एंड मीजो बंडल ऑफ शीट्स में होता है C3। ओके, इसके पास बंडल ऑफ शीट सेल नहीं है इसलिए इसमें C4 नहीं होती। ओके, आपको वो लेक्चर में अच्छे से समझ में आ जाएगा। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। लेट अस नाउ अदर क्वेश्चन आस्क्ड टू साइंटिस्ट हु स्ट्रगलिंग। बहुत सारे इन्होंने प्रोसेसेस पे एक्सपेरिमेंट किए और ढूंढ निकाला कि PGA जो है फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर है। द स्टडीज वेरी अनएक्सपेक्टेडली शो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो एक्सेप्टर है वो 5 कार्बन कीटोन शुगर रूबिस्को है और C3 एसिड जो है वो इसमें फाउंड होता है, बनता है, फॉर्म होता है। ओके, कैल्विन साइकिल। अब ये जो हमने पढ़ा अभी तक वो बेस था। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। ओके, क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो बेस था कैल्विन साइकिल का। मेन कैल्विन साइकिल ये है। कैल्विन साइकिल C3 साइकिल यूनिवर्सल साइकिल भी इसको कहा जाता है। Kelvin and his co-workers then worked out the whole pathway and show that the pathway operate in a cyclic manner। उन्होंने कैल्विन साइंटिस्ट ने और उनके कोवर्कर्स ने ये ढूंढ निकाला कि ये जो साइकिल्स होते हैं, ये जो पाथवे है वो एक साइक्लिक मैनर में वो रिपीटेड होते रहता है। RUBP वॉज रिजेनरेटेड। RUBP जो है वो रिजेनरेट होता रहता है। लेट अस नाउ सी द हाउ द कैल्विन पाथवे ऑपरेट एंड वेदर द शुगर सिंथेसिस। अब हम ये देखेंगे कि कैल्विन साइकिल कैसे होता है, शुगर कहाँ बनती है। लेट अस आउटसेट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट द कैल्विन पाथवे ऑकर्स इन ऑल फोटोसिंथेसिस पाथवे। जैसे कि हमने यहाँ कह दिया कि यूनिवर्सल है तो ये ऑल
एब्सोल्यूटली ये हर प्लांट में होगा, चाहे वो C3 हो, C4 हो, वो होगा ही होगा। ओके, हाँ, C4 साइकिल C3 में नहीं होगी, लेकिन C3 साइकिल C4 प्लांट्स में होगी। ओके, फॉर इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैल्विन साइकिल डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस। आपको अच्छे से समझ में आने के लिए कैल्विन ने ना ये 3 इसमें आपको बताया है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। यहाँ पे आपको रिएक्शन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली सवाल आ सकता है ये कि कौन से नंबर पे फर्स्ट, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। ओके, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इज स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। जो कार्बोक्सिलेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलेशन में बनता है। इस अ मोस्ट क्रूशियल स्टेप वेयर CO2 इज यूटिलाइज फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। जो CO2 है उसका प्राइमरी एक्सेप्टर RuBP है, और ये इसमें इसको 3 PGA में कन्वर्ट करता है। क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। कार्बोक्सिलेशन ऑकर्स इन स्ट्रोमा, ये भी आपको लिख लेना चाहिए आपके NCERT में। ये टेक्स्ट में नहीं दिया है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि क्वेश्चंस इससे बनते हैं। सिंस द एंजाइम आल्सो हैज़ ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इट विल मोर करेक्ट टू ऑल RuBP कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजनेशन और यूरोबिस को फोटो रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा होगा। RuBP में जो होता है वो ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकती है और कार्बोक्सिलेशन को फिक्स कर सकती है। अगर आपने फोटो रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा तो प्लीज़ कमेंट में, आई विल टीच यू। रिडक्शन, these are a series of reaction that leads to formation of glucose। ये एक प्रोसेस है जहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। द स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल। एक CO2 मॉलिक्यूल में 2 ATP के मॉलिक्यूल और 2 NADPH के मॉलिक्यूल लगते हैं, फिक्स होते हैं। द फिक्सेशन ऑफ 6 कार्बन CO2 है 6 टर्न्स ऑफ साइकिल्स। एक कार्बन हो, अगर एक कार्बन, अपने ग्लूकोज में कितनी कार्बन रहते हैं? ग्लूकोज में रहते हैं 6 कार्बन। आपने बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री की चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक ग्लूकोज की रिंग 6 कार्बन की होती है। एक साइकिल में, ये वाली एक साइकिल में एक ही CO2 आता है। इसमें कितने हैं? 6 कार्बन्स हैं, तो एक के लिए एक, मतलब टोटल 6 साइकिल्स हमें चलानी पड़ेंगी, केल्विन साइकिल, तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पर तैयार होगा। ओके, मतलब हमें 6 कार्बन एक ग्लूकोज के लिए 18 ATP लगेंगे और 12 NADPH लगेंगे। ये नीट 2026 का PYQ है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये PYQ आ चुका है 2026 में नीट के। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन, मतलब एक कार्बन को 2 ATP लग रहे हैं, 3 ATP लग रहे हैं, 2 NADPH लग रहे हैं, तो 18 टोटल 18 ATP और 12 NADPH एक ग्लूकोज के लिए। रीजनरेशन ऑफ CO2, आप यहाँ सोच रहे हो कि यहाँ 3 कैसे लिया है, यहाँ पे तो 2 ही लिखा है, तो यहाँ एक ATP अब रीजनरेशन में लगेगा। ओके, regeneration of CO2 acceptor molecule RuBP crucial if the cycle continue unrepeated। नॉन स्टॉप अगर हमें निरंतर ये प्रोसेस अगर जारी रखनी है तो हमें रीजनरेशन करना पड़ेगा RuBP का, और RuBP रीजनरेशन करने के लिए एक ATP लगता है। आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ गलत लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन, 3 ATP इसलिए दिए क्योंकि 2 ATP यहाँ लग रहे हैं, एक ATP यहाँ लग रहा है। टोटल पूरी प्रोसेस में अगर पर्टिकुलर रिडक्शन का पूछे तो 2 ATP, और पूरी प्रोसेस का पूछे तो 3 ATP। तो हमें अगर सिर्फ रिडक्शन का पूछ रहा है, रिजनरेशन का पूछ रहा है, आपको पूरा ख्याल रख के आपको आंसर देना होगा। ओके, hence for a every CO2 molecule entering the Calvin cycle C3 molecule ATP of 2 NADPH required। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया वही है, और ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैंने जो बताया है वो सिंपल वे में बताया है, थोड़ा आपको ये कंफ्यूज करेगा चैप्टर, ये टॉपिक, लेकिन अगर आप ये देख लेंगे तो आपको ज़्यादा इजी जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको लेना है, प्लीज़ कमेंट में, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।